हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बेसिकली तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तथा उसके उपागम के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचर एंड अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। नेचर एंड अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप तथा उपागम। राइट। अब तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में हम लोगों ने पिछली क्लास में मैकियावेली की भूमिका के बारे में पढ़ा था, निकोली मैकियावेली, और उससे पहले अरस्तु की भूमिका हम पढ़ चुके हैं। मीन्स भूमिका क्या, आप कह लो योगदान तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु का योगदान पढ़ चुके हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मैकियावेली का योगदान, यह भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में चार्ली द मॉन्टेस्क्यू का योगदान। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में चार्ली द मॉन्टेस्क्यू का योगदान। थिंकर्स वाले पोर्शन थोड़ा मैं आपको स्लो पढ़ाऊंगा जानबूझ के, ये मेरी मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे कि आप सब लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करें। ये चीज़ें आराम आराम से ही पढ़ी जाती है। अब एक बार जब इन पे कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आगे थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाऊंगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और रही बात स्पीड में पढ़ाने की, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है, हमारे पास एम्पल टाइम है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, सिलेबस आपसे पहले मेरी जिम्मेदारी है ना। तो आपको जो मैं डेडलाइन दिया हूँ उसको मैं ब्रीच नहीं करूँगा, उसकी कहीं से भी आप एनक्रोचमेंट नहीं पाएंगे। उससे पहले पहले मैं आपका सिलेबस तैयार करा के आपको सौंप दूंगा, तैयार करा के, केवल डिलीवर करके नहीं। डिलीवर करना एक बात है और स्टूडेंट के दिमाग में सारे कंसेप्ट बैठा देना ये दूसरी बात है। किसी भी परीक्षा की यही डिमांड होती है कि हर कंसेप्ट, हर संकल्पना अभ्यर्थी के मन मस्तिष्क में बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, ये हमें आज पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मॉन्टेस्क्यू का योगदान, समझ रहे हैं। बट इसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं हम लोग अरस्तु के योगदान के बारे में और मैकियावेली के योगदान के बारे में, है ना। आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे, इसके बाद फिर नए सिरे से आपको मैं मॉन्टेस्क्यू के योगदान को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, सीधे मान लीजिए यह प्रश्न ही कर दिया जाए कि बताइए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मॉन्टेस्क्यू का क्या योगदान है, तो क्या बताएंगे? आपके मन मस्तिष्क में ये ब्लूप्रिंट तो क्लियर होना चाहिए ना कि तुलनात्मक राजनीति के सापेक्ष अरस्तु ने क्या कुछ कहा था, क्या कहा था, बताओ। अगर आप पहली बात देखें, ऊपर मिटा देता हूं मैं,
अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन करने के उपरांत यह किस निष्कर्ष पे पहुंचा था? इसका पहला निष्कर्ष था कि कुल 6 तरह की शासन प्रणालियां हैं। कितने तरह की? 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर थिंकर्स के जो आप विचार पढ़ रहे हैं वो केवल एक छोटे से डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। वो छोटा डायमेंशन क्या है? तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। अब ये नहीं कि ये अरस्तु के समस्त विचार हैं। अरस्तु ने अलग अलग संदर्भों में अलग अलग विचार दिया है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं केवल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फील्ड में, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में इन विचारकों के क्या विचार है, केवल यही तक हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि अरस्तु होल सोल केवल तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में ही बोला है, नहीं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है इसके बारे में। हाँ, बट तुलनात्मक राजनीति के बारे में जो कुछ भी बोला है वो आप समझ चुके हैं। पहली बात क्या समझे हैं? इसने कहा है कि कुल 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। याद है आपको? दूसरी बात बताओ क्या बोला है अरस्तु? ये बोला है कि कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं है। यही बोला है ना। आपको यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है और इन्हीं के आधार पे आप आंसर्स के साथ जस्टिस कर पाएंगे, है ना। कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं है। मूल रूप से यही 2 बात बोला है। 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं और कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं है। और फिर क्या किया है? अपना निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष क्या दिया है? कि शासन प्रणाली कब स्थिर हो सकती है, या फिर आप कह लो कि कौन सी शासन प्रणाली स्थिर हो सकती है। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, एक और बात, ये 6 प्रकार की जो शासन प्रणालियां बताया है, इन शासन प्रणालियों के 2 स्वरूप को भी बयां किया है। 2 स्वरूप कहा है कि एक वो शासन प्रणालियां हैं जो सामान्य कोटि की होती हैं, सामान्य कोटि की, और दूसरे प्रकार की जो शासन प्रणालियां हैं उनको क्या बोला है? भ्रष्ट कोटि की, भ्रष्ट कोटि की, भ्रष्ट कोटि की। और फिर यह क्या कहता है कि कैसे हम अस्थिर शासन प्रणालियों को स्थिरता प्रदान कर सके, साथ ही साथ कैसे उस स्थिर शासन प्रणाली को सामान्य कोटि की शासन प्रणाली बनाई जा सके। और इसके लिए क्या इसने बोला? इसलिए इसके लिए कहा कि अभिजात तंत्र तथा बहुतंत्र को, यानी अरिस्टोक्रेसी प्लस पॉलीगार्की को आपस में मिला दो। अरिस्टोक्रेसी तथा पॉलीगार्की को आपस में मिला दो, और जब आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? संविधान तंत्र बनेगा, संविधान तंत्र, है ना। या संविधानिक प्रणाली डेवलप होगी। वो कौन सी प्रणाली होगी? शासन की प्रणाली होगी, संविधानिक प्रणाली, जिसमें अभिजात तंत्र के भी अंश दिखेंगे और बहुतंत्र के भी अंश देखेंगे। कहने का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जो योग्य लोगों द्वारा संचालित हो तथा अयोग्य लोगों को भी विश्वास में लेकर चले। कहने का मतलब कि श्रेष्ठ लोगों द्वारा शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो और जो कम सक्षम लोग हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, उन्हें भी उस व्यवस्था से कोई आपत्ति न हो, बल्कि उनका भी समर्थन हो। समझ रहे हैं? इसको बोला गया संविधान तंत्र या संवैधानिक व्यवस्था। यह अभिजात तंत्र तथा बहुतंत्र के समन्वय से बनती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे अरस्तु को पढ़ने के बाद जो हम निचोड़ निकाल सकते हैं वो इतनी सी बातें हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए बात करेंगे हम तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मैकियावेली की, तो मैकियावेली के संदर्भ में क्या बात करेंगे?
मैकियावेली ने जो गवर्निंग सिस्टम है इसको दो भाग में बांटा है ना, यानी शासनिक प्रणाली को या फिर शासन प्रणाली को यह दो स्वरूपों में बांटता है। कौन सा स्वरूप? एक को बोलता है आदर्श स्वरूप और दूसरे को व्यवहारिक स्वरूप। इसको स्वरूप की जगह रूप भी लिख सकते हैं। तो शासन प्रणाली का आदर्श रूप क्या होगा इसकी चर्चा करता है मैकियावेली, प्लस शासन प्रणाली का व्यवहारिक रूप क्या होगा, व्यवहारिक रूप। और आदर्श रूप तथा व्यवहारिक रूप का जो सृजन करता है वो बेसिकली पात्रों को ध्यान में रख के करता है। यानी पात्र अगर सुपात्र हो तो शासन प्रणाली का आदर्श रूप लाया जा सकता है, लेकिन पात्र अगर सुपात्र न होकर कुपात्र हो तो वैसे में शासन प्रणाली का व्यवहारिक रूप ही अपनाना होगा। और आपको बताऊं मैकियावेली इस मामले में बड़ा एप्रहेंसिव है, विश्वास नहीं करता है। उसका ये मानना है कि इंसान सामान्यतः कुपात्र ही होते हैं, सुपात्र नहीं होते, लिहाजा हमें अधिक से अधिक बल देना चाहिए किस पे? व्यवहारिक रूप पे। एनीवे, फिर भी आदर्श रूप को नकारता नहीं है, क्योंकि आदर्श हमेशा सैद्धांतिक ही होता है, दार्शनिक होता है, फिलोसफिकल होता है, व्यवहार में लाना उसे थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कहता है कि शासन शासन प्रणाली का जो आदर्श रूप है वो बेसिकली रिपब्लिक है। रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है, गणतंत्र है। और आपको बताऊं यह जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है यह सच्चरित्र लोगों की शासन प्रणाली होती है। सच्चरित्र लोग, यानी इस शासन प्रणाली में जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है वो लोग बड़े सच्चरित्र होते हैं, सज्जन होते हैं, सभ्य होते हैं। और शासन प्रणाली का जो व्यवहारिक रूप ये बताता है, ये बेसिकली कहता है राजतंत्र को, राजतंत्र, मोनार्की, मोनार्की यानी राजतंत्र। और कहता है कि यह दुष्चरित्र लोगों की शासन प्रणाली है। कैसे लोगों की? दुष्चरित्र। दुष्चरित्र लोगों की शासन प्रणाली, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जिन पे शासन किया जाना है अगर वे लोग अच्छे नहीं हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए हुक्मरान को कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो ये ना तो आपको मालूम है कि मैकियावेली कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था, है ना। इधर इसके पहले आपने अरस्तु के बारे में देखा, अरस्तु कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। ये कुछ बेहद सामान्य चीजें हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जानी चाहिए ये सब बातें, क्योंकि अभी हम लोग एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे इसकी टेक्निकल चीजें बहुत सारी पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन वो टेक्निकल चीजें भी आपको मुश्किल में नहीं डालेंगी, क्योंकि शुरू की अगर बैकग्राउंड क्लियर होती है ना तो कुछ भी टिपिकल नहीं होता, बड़ी आसानी से आप समझ पाते हैं, है ना। तो देखो राजतंत्र में हुक्म कौन करेगा, शासन कौन करेगा? राजा करेगा। और ये कहता है कि शासन प्रणाली का जो व्यवहारिक रूप है वो थोड़ा जटिल है, मुश्किल है। मतलब व्यवहारिक रूप में शासन प्रणाली संचालित करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर राजा के पास कई तरह के गुण होने चाहिए, और कई तरह के गुणों में मुख्यतः उसने दो प्रकार के गुणों की बात किया है। कौन कौन? याद आ रहा होगा आपको, हम लोग कल पढ़े हैं। राजा के पास शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर से तात्पर्य राजा शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा क्या है? राजा चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, मतलब राजा लोमड़ी की तरह होना चाहिए। और यह कहता है कि राजा शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई भी एक गुण राजा को व्यवहारिक रूप में शासन प्रणाली संचालित करने के योग्य नहीं बनाता है। और उदाहरण देता है मैकियावेली कि शेर खूब बलशाली होता है, बावजूद इसके लोग उसे फंदे में फांस लेते हैं, और जब एक बार वो फंदे में फंस जाता है तो उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वो बेसिकली
सर्कस और चिड़ियाघर की एक तरह से कह सकते हैं मनोरंजन सामग्री बन के रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी खूब बुद्धिमान होती है, लेकिन फिर भी भेड़िए उसका शिकार कर ही लेते हैं, है ना। तो राजा को ये कोशिश करनी चाहिए, उसके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो कभी फंदे में फंस ना सके, है ना। और जब बाहर रहे तो भेड़िए जैसे कोई भी उसका शिकार न कर सके, क्योंकि शेर जैसा शक्तिशाली होगा तो शेर के सामने भेड़ियों की कोई औकात नहीं होती। लोमड़ी जैसा चालाक होगा तो उसे कोई फंदे में फांस नहीं सकेगा। और कहता है कि राजा को अगर जरूरत पड़े तो अपने वायदे से मुकर भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है वो बेसिकली दुष्चरित्र लोगों की व्यवस्था होती है, और दुष्चरित्र लोगों पर बहुत ज्यादा दया भाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रीति जगाकर या मोहब्बत पैदा करके इन पर शासन नहीं किया जा सकता, इनके लिए सख्त रवैया अपनाना ही पड़ता है। तो ये कहता है, यह भी कहता है कि लोग दुष्चरित्र इसलिए भी कहलाते हैं कि वे अपने बेहद नजदीकी लोग हैं। खास करके इसने साफ साफ उदाहरण दिया है कि लोग अपने बाप की मृत्यु को भूल जाते हैं, लेकिन बाप द्वारा छोड़ी हुई वसीयत के साथ अगर कोई नुकसान हो गया तो उसको लोग नहीं भूल पाते। इससे पता लगा सकते हैं कि मनुष्य कितना दुष्चरित्र होता है। एनीवे, तो इस तरीके से हमने देखा तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु और मैकियावेली की भूमिका और योगदान। मैकियावेली कहाँ का था? इटली का था। जाहिर सी बात है इटली के परिप्रेक्ष्य में ही इसने तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में अपनी बातें कही है। वहीं दूसरी तरफ अरस्तु यूनान को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक राजनीति पर अपने विचार प्रकट किए हैं, है ना। क्योंकि जो जिस व्यवस्था के अंदर था या जिस व्यवस्था को बेहद नजदीक से महसूस कर रहा था, जाहिर सी बात है उसी व्यवस्था की बुनियाद पर वह अपना विचार एक तरह से व्यक्त करेगा। एक और बात, अरस्तु तुलनात्मक राजनीति के एक तरह से कह सकते हैं प्राचीनतम काल के दार्शनिक माने जाते हैं। तो इनका संबंध किससे है? एक तरह से कह सकते हैं एंशिएंट एज से है। एंशिएंट एज से, इतिहास के प्राचीन काल नहीं बल्कि राजनीति के प्राचीन काल से। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अरस्तु राजनीति के प्राचीन काल से ताल्लुकात रखता है। जबकि मैकियावेली के दौर में राजनीति का आधुनिक काल प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ये 15वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। तो इनके समय में राजनीति का आधुनिक काल प्रारंभ हो चुका था। समझ रहे मेरी बात? अब तीसरे नंबर पे बात आती है मॉन्टेस्क्यू की, चार्ली द मॉन्टेस्क्यू, जो फ्रांसीसी दार्शनिक था। और ध्यान रखेंगे मॉन्टेस्क्यू ये बेसिकली 18वीं सदी का दार्शनिक था। चार्ली द मॉन्टेस्क्यू यह 18वीं सदी का दार्शनिक था। जाहिर सी बात है राजनीति के संदर्भ में तमाम अलग अलग पड़ाव गुजर चुके होंगे, क्योंकि शुरुआत हो रही है प्राचीन काल से एक तरह से कह सकते हैं सीधे हम आधुनिक काल में आ गए। आधुनिक काल का मतलब हुआ कि कम से कम अरस्तु और इसमें अगर देखा जाए तो 600-700 वर्षों का फर्क है। मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू पर विचार किया जाए तो मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू में कम से कम 300-400 वर्षों का फर्क है। 300-400 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। आपको याद होगा अरस्तु ने जो तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपना विचार प्रकट किया, तो विचार प्रकट करने से पहले जो उसने इतिवृत्तियां तैयार की, केस स्टडीज तैयार की, वो बेसिकली नगर राज्यों की संकल्पना पर तैयार की, नगर राज्यों को बुनियाद बनाकर। आपको बताऊं मैकियावेली ने भी नगर राज्यों का ही हवाला देते हुए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अपने विचारों का सृजन किया। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के आते आते ये नगर राज्य राष्ट्र राज्य में तब्दील हो गए थे, राष्ट्र राज्यों में, नेशन स्टेट में, समझ रहे हैं।
अब ये नेशन स्टेट जो है यानी राष्ट्र राज्य, ये नगर राज्य का व्यापक स्वरूप है। यानी शासन की जो इकाइयां थी उनमें विस्तार आया समय के साथ, जनसंख्या बढ़ी, क्षेत्रफल बढ़ा, है ना। एक तरह से कह सकते हैं राज्यों की सीमाएं बढ़ी, राज्यों का आकार बढ़ा। तो इस तरीके से तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में भी व्यापकता आई, है ना, पहले की तुलना में। तो अब सीधे हम लोग आते हैं चार्ली द मॉन्टेस्क्यू पर। चार्ली द मॉन्टेस्क्यू कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांस का रहने वाला था। ठीक, फ्रांस का यह राजनीतिक दार्शनिक था या राजनीतिक दर्शन शास्त्री था, पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसका काल क्या हुआ करता था? 18वीं सदी। समझ रहे हैं? मैकियावेली के बारे में आपने देखा, वह किस काल का था? 15वीं सदी का। तो जाहिर सी बात है तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक काल है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी आगे बढ़ चुका था। मीन्स बेहद आधुनिक काल बन चुका था। ये एक तरह से अत्याधुनिक काल जिसको कहते हैं, उस दौर का मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने भी जो भी तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में इसने अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पे इसने शासन प्रणालियों के दो स्वरूपों की बात की। शासन प्रणाली का दो स्वरूप। इसने कहा कि शासन प्रणालियों के कितने स्वरूप होंगे? दो स्वरूप होंगे। कौन कौन? एक होगा उत्कृष्ट स्वरूप और दूसरा होगा निकृष्ट स्वरूप। एक उत्कृष्ट प्रकार की शासन प्रणाली होगी और दूसरी निकृष्ट प्रकार की। समझ रहे हैं? उत्कृष्ट प्रकार की शासन प्रणाली को यह दो भागों में बांटता है और कहता है कि उत्कृष्ट शासन प्रणाली या तो रिपब्लिक हो सकती है या फिर मोनार्की हो सकती है। या तो रिपब्लिक होगी या फिर मोनार्की। अच्छा, मेरे साथ आप लोग ये फ्लो चार्ट भी साथ साथ बनाते चलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, रिपब्लिक या फिर मोनार्की। दूसरा जो निकृष्ट शासन प्रणाली होगी, ये बेसिकली डिस्पोटिज्म को निकृष्ट प्रकार की शासन प्रणाली कहता है। डिस्पोटिज्म मतलब निरंकुश तंत्र। डिस्पोटिज्म यानी निरंकुश तंत्र मीन्स एक ऐसी शासन प्रणाली जिस पर सामान्य जनमानस का कोई नियंत्रण ना हो, कोई अंकुश ना हो। कहने का मतलब कि यहां जो हुक्मरान है वो अपनी मनमर्जी का करेगा, है ना। बट उत्कृष्ट शासन प्रणाली ये निरंकुश नहीं होगी, है ना, ये निरंकुश नहीं होगी। और जो शासन प्रणाली निरंकुश नहीं होगी वो या तो गणतंत्र हो सकती है यानी रिपब्लिक, या फिर राजतंत्र हो सकती है। समझ रहे हैं? और आपको बताऊं, यह शासन प्रणालियों के जो भी अलग अलग स्वरूप हैं वो किस तरह के लोगों में सुटेबल बैठेंगी। कहने का मतलब कि लोगों के चाल चरित्र का भी इसने वर्णन किया है। ये कहा है कि ये जो रिपब्लिक शासन प्रणाली होती है ये बेसिकली सद्गुण पे आधारित होती है, वर्च्यूज जिसको कहते हैं, वर्च्यू बेस्ड, यानी सद्गुण पर आधारित होती है। यानी रिपब्लिक में जो व्यक्ति गुणी होगा, गुणवान होगा, योग्य होगा, वो शासन का दारोमदार अपने हाथों में लेगा, वही शासन व्यवस्था संचालित करेगा। और मोनार्की जो चलती है ये बेसिकली सम्मान पे चलती है। कहने का मतलब कि हुक्मरान के प्रति जब तक लोगों का सम्मान है तब तक मोनार्की बरकरार है। तो ये बताता है कि किन किन शासन प्रणालियों की
क्या कुछ अवधारणाएं हैं, है ना। और डिस्पोटिज्म, निरंकुश तंत्र, इसके लिए कहता है कि ये जो व्यवस्था है ये भय के आधार पर चलती है, भय, फियर, है ना, ये भय पर आधारित व्यवस्था होती है। एनीवे, तो इस तरीके से इसने 3 शासन प्रणालियों की बात की। 3 क्या, मुख्यतः 2, उत्कृष्ट और निकृष्ट, और उत्कृष्ट को रिपब्लिक और मोनार्की में बांटा और निकृष्ट को डिस्पोटिज्म में बांटा। यहीं तक नहीं रुकता है ये फिर रिपब्लिक को 2 भागों में बांटता है, रिपब्लिक को भी ये 2 भागों में बांटता है और कहता है कि ये जो रिपब्लिक है ये या तो लोकतंत्र में तब्दील हो सकता है या फिर अभिजात तंत्र में। देख रहे हैं, तो रिपब्लिक को भी कहता है कि रिपब्लिक के अंदर या तो डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र, या फिर अरिस्टोक्रेसी होगी, अभिजात तंत्र। जो लोकतंत्र होगा यह देश प्रेम, सद्भावना और एक तरह से कह सकते हैं जन कल्याण, इत्यादि पर आधारित होगा। जबकि जो अरिस्टोक्रेसी है इट वुड बी बेस्ड ऑन मॉडरेशन, इट वुड बी बेस्ड ऑन मॉडरेशन। यू नो मॉडरेशन, नरमी, नरमी कहने का मतलब संयम, यह संयम पर आधारित व्यवस्था होगी, संयम पर आधारित व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए पहली बात कि मॉन्टेस्क्यू ने तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में जो कुछ भी अध्ययन किया उस अध्ययन के पश्चात या उस अध्ययन के आधार पर शासन प्रणाली के किन किन स्वरूपों को बयां किया, यह हमने अभी देखा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये शासन प्रणालियों को सटीक बनाने के लिए, सुयोग्य बनाने के लिए इसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे शक्ति प्राथक्य अथवा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप यूं कह लीजिए कि शासन प्रणालियों के बारे में पहले हमें यह बताता है कि कैसी कैसी शासन प्रणालियां होती हैं, और आपको मालूम चल ही गया कि शासन प्रणालियों में इसने सबसे उत्कृष्ट प्रकार की शासन प्रणालियों के रूप में रिपब्लिक और मोनार्की को कंसीडर किया है। डिस्पोटिज्म को यह नकारता है, मतलब डिस्पोटिज्म को यह हे भाव से देखता है, कहता है कि हमें ऐसी शासन प्रणाली नहीं चाहिए, हमें कैसी चाहिए, हमें उत्कृष्ट शासन प्रणाली चाहिए। और उत्कृष्ट शासन प्रणालियों को कैसे ये बयां करता है, उनका बखान कैसे करता है, उन्हें रिपब्लिक और मोनार्की बोल के करता है। और रिपब्लिक और मोनार्की में भी सबसे अधिक फोकस करता है रिपब्लिक पे, और बोला है कि रिपब्लिक के 2 स्वरूप होंगे, डेमोक्रेसी या फिर अरिस्टोक्रेसी, यानी लोकतंत्र या फिर अभिजात तंत्र। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर लोकतंत्र और अभिजात तंत्र के अंदर भी ये कहता है कि अगर मान लीजिए कहीं डेमोक्रेसी है या फिर कहीं अरिस्टोक्रेसी है, ये बोलता है कि सरकार चाहे जिस रूप में हो, डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो या अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म में हो, कहता है कि सरकार के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, शासन के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, शासन का विधायी अंग, शासन का कार्यकारी अंग और शासन का न्यायिक अंग, इन तीनों में समुचित समन्वय होना चाहिए, अन्यथा इसके बड़े नुकसान निकलेंगे, बड़े नुकसान उठाने पड़ जाएंगे। और क्या कहता है, लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं सचेत करता है कि देखो भाई, शासन के कभी भी 2 अंगों को आपस में एक साथ मिलाओ मत। यानी रुक जाओ, पन्ना बदल दो, मॉन्टेस्क्यू कहता है कि शासन के जो तीनों अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, इसमें अगर आपने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को आपस में मिला दिया तो डिजास्टरस हो जाएगा। अगर आपने लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को एक साथ मिला दिया तो भी ये खतरनाक हो जाएगा। अगर आपने एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को एक साथ मिला दिया तो ये भी खतरनाक हो जाएगा।
ये समझ रहे हैं ना? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बोले तो सरकार का कार्यकारी अंग, सरकार का, गवर्नमेंट मतलब सरकार या शासन, है ना? सरकार या शासन, समझ रहे हैं मेरी बात? कहते हैं ना कि शासन का निर्णय आया है या शासन का आदेश है कि कर्फ्यू लगाना है, मतलब सरकार का आदेश है ना? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक सरकार का कार्यकारी अंग जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सरकार का कार्यकारी अथवा प्रशासनिक अंग। आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनकर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनके सरकार के इसी अंग में जाकर आप जुड़ेंगे, समझ रहे हैं? कार्यकारी अंग। दूसरा क्या होता है? सरकार का विधायी अंग, सरकार का विधायी अंग, विधायी अंग, विधायी अंग बोले तो लेजिस्लेटिव विंग, लेजिस्लेटिव। ये बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ मेकिंग होती है, विधियों का सृजन करना, विधि निर्माण करना, कानून बनाना। तो सरकार का विधायी अंग लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और तीसरा होता है सरकार का न्यायिक अंग, न्यायिक अंग, जुडिशियरी, न्यायिक अंग। इसका काम क्या होता है? सही व गलत का फैसला देना, क्या सही है क्या गलत है, सही व गलत का निर्धारण करना, है ना? ओके। तो मोंटेस्क्यू का कहना है कि इन तीनों में से कोई भी 2 अंग अगर एक साथ मिल गए तो खतरनाक साबित होगा। और खतरे को ये किस रूप में देखता है? खतरे को ये 2 रूपों में देखता है। कौन कौन? एक जो सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि नागरिक अधिकार हाशिए पर आ जाएंगे, हाशिए पर आ जाएंगे, यानी नागरिक अधिकारों पर चोट पहुंचेगी अगर सरकार का कोई भी 2 अंग एक साथ मिल गया। दूसरी बात, राज्य फिर निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, यानी राज्य पर लोगों का अंकुश मिट जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर ये 2 बुराइयां व्याप्त हो जाए तो ये 2 बुराइयां अपने आप में काफी है किसी भी राज्य के अस्तित्व को मिटाने के लिए, किसी भी राज्य के अस्तित्व को ये मिटा सकती है। यानी किसी राज्य में नागरिक अधिकारों की कोई इज्जत ना हो, हुक्मरानों पर कोई नियंत्रण ना हो, फिर वो राज्य मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं उसका। हालांकि इस तरह के विचार आपको बताऊं, मॉन्टेस्क्यू से पहले इंग्लैंड का एक दार्शनिक था सर जॉन लॉक। तो सर जॉन लॉक ने भी इस तरह का क्लू दिया था कि सरकार के अंगों के मध्य एक सामान्य दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार के 2 या 3 अंग आपस में एक दूसरे से मिल जाएं, पता ही न चले कि विधायिका कब विधायी दायित्वों का निर्वहन कर रही है, कब प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने लगी। पता चला कार्यपालिका प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ न्यायिक दायित्वों का भी निर्वहन करने लग जाए तो समस्याएं पैदा होगी। लेकिन सर जॉन लॉक ने इस शक्ति प्रार्थक्य को उतनी सुस्पष्टता के साथ नहीं दर्शाया था। मजबूरी थी, उसके पीछे इनकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी, ये ब्रिटानी थे और ब्रिटेन का जो संविधान है यह अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सबको मालूम होना चाहिए ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान में जो विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका होती है वो शक्ति प्रार्थक्य को या फिर सेपरेशन ऑफ पावर को सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकती है, क्योंकि ब्रिटेन की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से है जहां विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य सुस्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण संभव नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मॉन्टेस्क्यू ने कोई बहुत विशेष कर दिया इसमें। मॉन्टेस्क्यू ने केवल व केवल शक्ति प्रार्थक्य के स्वरूप को सुस्पष्टता प्रदान की। तो आप ये नहीं कह सकते कि शक्ति प्रार्थक्य के बारे में या सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जो अवधारणा है पहली बार मॉन्टेस्क्यू के दिमाग में ही पैदा हुई। नहीं, इस तरह की अवधारणा सर जॉन लॉक के दिमाग में पहले प्रदर्शित हो चुकी थी, इन्होंने उसकी झलक भी पेश कर दी थी, लेकिन चूंकि उतनी सुस्पष्टता के साथ ये नहीं दर्शाए थे, मॉन्टेस्क्यू इसको बेहद सुस्पष्टता के साथ दर्शाया।
मॉन्टेस्क्यू कहा कि ठीक है जी, अगर ये सब एक साथ मिल जाए, दो अंग, मतलब सरकार के दो अंग अगर एक साथ मिल जाए तो ये खतरनाक हो जाएंगे, तो इसका उपाय भी तो होना चाहिए। और उपाय के संदर्भ में इसने क्या कहा कि वो काम किया जाए जिससे सरकार के दो अंग आपस में ना मिल सके, सरकार के दो अंग आपस में ना मिल सके। मीन्स किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में हमें उन उपागमों पर बल देना चाहिए जिसके आधार पर सरकार के दो अंगों को आपस में मिलने से रोका जा सके। यानी सरकार के हर अंगों की क्या कुछ शक्तियां होंगी, उनके क्या कुछ दायित्व होंगे, उन्हें समुचित तरीके से रेखांकित किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ये एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव की जो एक तरह से कह सकते हैं स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज है, इसका कार्य क्षेत्र है, ये पूर्ण रेखांकित होना चाहिए। लेजिस्लेटिव का जो कार्य क्षेत्र है यह पूर्णतः रेखांकित होना चाहिए। जुडिशियरी का जो कार्य क्षेत्र है वह पूर्णतः रेखांकित होना चाहिए, ताकि एग्जीक्यूटिव कभी लेजिस्लेटिव के घर में ताक झांक ना कर सके, लेजिस्लेटिव कभी जुडिशियरी के घर में ताक झांक ना कर सके, जुडिशियरी कभी लेजिस्लेटिव के अंदर ना जा सके, लेजिस्लेटिव कभी एग्जीक्यूटिव के अंदर ना जा सके, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन सारे संदर्भों पर मॉन्टेस्क्यू ने खुलकर बोला। लिहाजा शक्ति पृथक्करण की अवधारणा के प्रतिपादक के रूप में मॉन्टेस्क्यू को ही कंसीडर किया गया। तो अगर आपसे कोई कहे कि शक्ति प्राथक्य के संदर्भ में या शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू का पूर्वगामी कौन था, या मॉन्टेस्क्यू का एक तरह से कह सकते हैं इस संदर्भ में पूर्वज कौन था, उसका प्रीडिसेसर कौन था, तो जवाब क्या होगा? सर जॉन लॉक होगा। लेकिन आपको बताऊं यहां पर मॉन्टेस्क्यू ने भी थोड़ी भूल की। मॉन्टेस्क्यू के भी अध्ययन का जो सारा केंद्र बिंदु था वह ब्रितानी व्यवस्था थी। तो दो बातें यहां ध्यान रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू के अध्ययन का केंद्र बिंदु ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली थी। समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली थी, और ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली अलिखित संविधान की बुनियाद पर टिकी है। अलिखित संविधान की बुनियाद पर टिकी है। अलिखित संविधान की बुनियाद पर आधारित है। और अलिखित संविधान की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो ये है कि ये शासन के तीनों अंगों के मध्य, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव तथा जुडिशियरी, इन तीनों की सीमाओं को सुस्पष्टता के साथ रेखांकित करता ही नहीं है। यानी लेजिस्लेटिव की क्या कुछ सीमाएं होंगी, इसको यह सुस्पष्टता के साथ रेखांकित नहीं करता। सॉरी, एग्जीक्यूटिव की, फिर लेजिस्लेटिव की क्या सीमाएं होंगी, इसको भी सुस्पष्टता के साथ रेखांकित नहीं करता। कहने का मतलब कि एनक्रोचमेंट की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है, या दूसरे अर्थों में यह कह लीजिए कि इनके मध्य सुस्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण मुमकिन ही नहीं है। यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के मध्य क्लियर कट सेपरेशन नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के मध्य पार्शियल सेपरेशन, इस तरह से पार्शियल सेपरेशन। पार्शियल सेपरेशन यानी आंशिक पृथक्करण क्यों दिखता है? क्योंकि शासन के इन तीनों अंगों की जो परिधि है उस परिधि का ही सुस्पष्टता के साथ रेखांकन नहीं किया गया है। और क्यों नहीं रेखांकन किया गया है? वजह है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जो एकल दस्तावेजीय स्वरूप में प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे? सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं होता है। इसको हम कंक्रीट डॉक्यूमेंट नहीं कहते हैं, ये कई सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है। दूसरी बात, यह किसी योजनाबद्ध तरीके से लिए गए निर्णय का परिणाम भी नहीं होता, क्योंकि जनरल स्टडीज में आप में से अधिकांश लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि लिखित संविधान को एक तरह से अस्तित्व में लाने के लिए या फिर लिखित संविधान का सृजन करने के लिए हर हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। बट द पॉइंट इज to bring an unwritten constitution into existence, we oftenly find no constituent assembly. अलिखित संविधान को अस्तित्व में लाने के लिए संविधान सभा जैसे किसी संस्थागत निकाय की आवश्यकता
नहीं होती। अब जब संस्थागत निकाय नहीं होगी, संविधान सभा जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो फिर कौन से सतर्क निर्णय की आप बात करेंगे, कौन से सजग निर्णय की बात करेंगे? सजग निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने वाला होना चाहिए ना। और संविधान निर्माण के संदर्भ में जो कुछ भी अगर सतर्कता के साथ निर्णय लिया जाएगा तो किसके द्वारा लिया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा लिया जाएगा। और अलिखित संविधान का सृजन करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा होती ही नहीं है। समझ रहे नहीं मेरी बात? तो चूंकि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति प्राथक्य को बताया तो कि क्या होता है ये शासन के तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण, और यह पृथक्करण तभी मुमकिन है जब शासन के तीनों अंगों की जो एरिया ऑफ एक्टिविटीज है, स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, वह पहले से रेखांकित हो। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत रूप दिया शक्ति पृथक्करण का, लेकिन व्यवहारिक रूप से उस थ्योरी को इन्होंने कहां अपनाया? इंग्लैंड में अपनाया। एक बार फिर से सुनिए, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण को लेकर साफ साफ बोला कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों की जो स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज है, स्फीयर ऑफ एक्टिविटी समझ रहे हैं ना, अधिकार तथा कर्तव्यों का कार्य क्षेत्र, तीनों अंगों के क्या अधिकार होने चाहिए, यानी शक्तियां होनी चाहिए, इनके क्या दायित्व होने चाहिए, इनका पूर्णतः रेखांकन किया जाना चाहिए। ये तो बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन इस थ्योरी को इन्होंने अप्लाई कहां किया? इंग्लैंड में अप्लाई किया, ब्रिटेन में। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। अलिखित संविधान शासन के तीनों अंगों की जो परिधि है उसको सुस्पष्ट रूप से रेखांकित कर ही नहीं सकता। यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी इंग्लैंड में कैसी दिखेगी? ऐसे। तो यहीं पर हम लोग मॉन्टेस्क्यू की आलोचना करते हैं कि देखो सिद्धांत तो बड़ा खूबसूरत दिया, लेकिन सिद्धांत को किसके आधार पर दिया? वो इंग्लैंड के आधार पर दिया। और सिद्धांत किस संदर्भ में दिया? शासन प्रणाली के संदर्भ में दिया। लेकिन इंग्लैंड की शासन प्रणाली के संदर्भ में यह सिद्धांत उपयुक्त प्रतीत होता ही नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि कहीं मॉन्टेस्क्यू को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? मैं आपको बताऊं, आलोचकों का कहना है कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय जो एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड अपनाया, उसने प्रयोग की जो भूमि चुनी, वही विवादास्पद है। प्रयोग की भूमि क्या चुना? ब्रिटेन की शासन प्रणाली। और जब प्रयोग की भूमि पर इस सिद्धांत को हम अपनाते हैं तो यह लगता है कि यार ये तो सुटेबल ही नहीं है, यहां ये कैसे सिद्धांत दे दिया। और मॉन्टेस्क्यू यह भी कह दिया कि विश्व व्यवस्था में सबसे खूबसूरत शासन प्रणाली अगर कहीं है तो वो ब्रिटेन में है, और बोल दिया कि ब्रिटेन में शक्ति प्राथक्य को समुचित रूप से अपनाया गया है, जो समझ से परे है। तो हम सोचते हैं कि आखिर ये कहां पर गलती किया, मॉन्टेस्क्यू से चूक कहां हुई। आपको बताऊं, मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटेन के एक तरह से इसका जो ब्रिटेन का जो सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्वरूप था, सामाजिक व, अभी केवल समझिए मेरे साथ, ब्रिटेन के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्वरूप, बेसिकली गलती से इसी को ध्यान में रखते हुए उसने शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, और ब्रिटेन के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्वरूप को ही इसने राजनीतिक स्वरूप मान लिया। देखिए कैसे। ब्रिटेन का समाज, ब्रिटेन के समाज में टॉप पे कौन है? मोनार्क है, या फिर कह सकते हैं क्राउन, ताज। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। कौन कौन से हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कॉमन सभा, लॉर्ड सभा प्लस क्राउन। इन्हीं तीन से मिलकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनती है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ध्यान से समझिएगा इसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है। वो देखा कि टॉप पे क्राउन है और जो लॉर्ड सभा है, ये लॉर्ड सभा अभिजात्य वर्ग के लोगों की सभा है, क्योंकि लॉर्ड सभा में आमतौर पे वहां पर जो क्लर्की क्लास के लोग हैं, प्रीस्टली क्लास के लोग,
जिसको हम हमारे यहां मान लीजिए जो हमारी सोसाइटी में जो ब्राह्मणिकल कम्युनिटी है, ब्राह्मणिकल क्लास है, सामाजिक रूप से जिसको श्रेष्ठ क्लास माना जाता है, ठीक उसी तरह इंग्लैंड में जो वहां का प्रिस्टली क्लास है, कि हर समाज में जो प्रिस्टली क्लास होता है उसको सामाजिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जितने पोप, पादरी, प्लस वहां के जो एडुकेशनिस्ट है, बड़े बड़े घराने हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, इन लोगों का यहां प्रतिनिधित्व होता है लॉर्ड सभा में। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जन सामान्य का, जन सामान्य, ये अभिजात्य वर्ग और ये शासक। तो मॉन्टेस्क्यू क्या देखता है ब्रिटिश सोसाइटी में, ब्रितानी समाज में, कि भाई टॉप पे शासक है, बॉटम पे जन सामान्य है और बीच में अभिजात्य वर्ग है, अभिजात्य वर्ग। और ये देखता है, और देखो इसको बड़ा खूबसूरत लगता है, ये कहता है कि अभिजात्य वर्ग, जो बीच वाला वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है जो शासन से यानी सरकार से या फिर शासक से अपनी आपत्तियां जता सकता है, उनसे खुलकर अपनी बातें पहुंचा सकता है, यानी एक सक्षम तबका है बीच में, और इसको यह अप्रिशिएट करता है। इस तरह से कहता है कि ब्रिटिश समाज कहता क्या है, वह पाता है, यह पाता है कि ब्रिटिश सोसाइटी में टॉप पे शासक है, उसके बाद अभिजात्य वर्ग है और सबसे नीचे जन सामान्य है, और तीनों में एक सुस्पष्ट विभाजन पाता है, वो पृथक्करण पाता है। देख रहे हैं, इसी को ये शासन का तीनों अंग समझ लिया। बेसिकली सिद्धांत तो उसने दिया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को बताते हुए, लेकिन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के सापेक्ष उसने जो केस स्टडी किया, वो केस स्टडी यहां पर किया है, जो सामाजिक पृथक्करण है उस पर इसने केस स्टडी किया। और केस स्टडी करके थ्योरी कौन सी दिया, शासन के अंदर थ्योरी दिया, शासन प्रणाली की थ्योरी दिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी में सुस्पष्ट विभाजन है। जबकि वहां की अगर शासन प्रणाली का आप अध्ययन करेंगे तो जैसा अभी मैंने बताया कि चूंकि वहां अलिखित संविधान है, और अलिखित संविधान वाले देशों में शासन के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य सुस्पष्ट शक्ति पार्थक्य ऑब्जर्व किया ही नहीं जा सकता। तो क्या उसे यह मालूम नहीं था? मालूम होना चाहिए था, लेकिन उसने किया क्या गलती, उसने सुस्पष्ट शक्ति पार्थक्य इनके मध्य देखा। सबसे पावरफुल शासक, बीच में एक मिडिल क्लास अभिजात्य वर्ग, फिर नीचे जन सामान्य। अभिजात्य वर्ग की जन सामान्य से भी कनेक्टिविटी है और शासक वर्ग से भी कनेक्टिविटी है, और इसी को इसने सेपरेशन ऑफ पावर समझ लिया। मतलब इसी को ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के रूप में कंसीडर कर लिया और अपना सिद्धांत दे दिया। नतीजा ये हुआ कि जब इसका सिद्धांत आया पॉलिटिकल डोमेन में, तो ये देखा गया कि यार ये तो विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य जिस शक्ति पार्थक्य की बात की गई है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, और जिसके लिए इसने मॉडल स्टेट के रूप में ब्रिटेन को चुना है, इंग्लैंड को चुना है, ये तो इंग्लैंड की व्यवस्था में सुटेबल है ही नहीं, सुटेबल ही नहीं है। तो फिर सोचने लगे लोग कि फिर ये ऐसा सिद्धांत दिया कैसे? तो लोगों को लगा अच्छा ये कंफ्यूजन का शिकार हो गया, ये वहां के सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसने यह सिद्धांत दे दिया। एनीवे, जो भी सिद्धांत दिया राज व्यवस्था के संचालन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इतना तो तय है, यह भी महसूस किया गया सबके द्वारा, और इस तरह की बात सर जॉन लॉक भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि शासन के दो अंगों को एक साथ मिलाओगे तो समस्याएं पैदा होगी। और कैसी समस्याएं पैदा होगी? नागरिक अधिकारों को लेकर समस्याएं पैदा होंगी, है ना, शासन निरंकुश हो जाएगा, शासन प्रणाली निरंकुश हो जाएगी। लिहाजा यह सिद्धांत उपयुक्त है। और आगे चलकर जो अमेरिका का संविधान था 1787 का, 1787 ईस्वी का अमेरिकी संविधान, उसने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अपने यहां जगह दी। क्लियर ये बातें? चलिए एक बार पूरा मेरे साथ रिवाइज करिए इसको, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। एक एक करके देखिए।
चार्ली द मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं पिछले 1 घंटे से लगभग। तो ध्यान रखिए, चार्ली द मॉन्टेस्क्यू कहां का रहने वाला था? फ्रांस का। क्या था ये? धर्मशास्त्री था? नहीं, राजनीति शास्त्री था, पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसका काल क्या था? 18वीं सदी। याद है? क्योंकि हम लोग तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में ही हम इसके विचारों को जानेंगे। अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में बताओ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में इसने क्या बताया? इसने कहा कि 2 तरह की शासन प्रणालियां होती है, एक उत्कृष्ट और दूसरी निकृष्ट। उत्कृष्ट शासन प्रणाली लोक कल्याणकारी होती है, समझ रहे मेरी बात? निरंकुश नहीं हो सकती। जबकि निकृष्ट शासन प्रणाली निरंकुश होती है, भय द्वारा संचालित होती है, भय पर आधारित होती है, फियर बेस्ड होती है। उत्कृष्ट शासन प्रणाली फियरलेस होती है। इसके 2 स्वरूप है, रिपब्लिक और मोनार्की। रिपब्लिक बोले तो गणतंत्र, मोनार्की राजतंत्र। गणतंत्र एक तरह से कह सकते हैं ये सद्गुण पे आधारित होती है व्यवस्था, मीन्स सद्गुण को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का संचालन होता है। जबकि राजतंत्र सम्मान का ध्यान रखते हुए, सम्मान की भावना को आत्मसात करते हुए राजतंत्र को अपनाया जाता है। फिर आगे बोलता है कि रिपब्लिक के 2 भाग होते हैं। रिपब्लिक 2 तरह के होती है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बोला? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र और अभिजात तंत्रात्मक गणतंत्र। लोकतंत्रात्मक गणराज्य या गणतंत्र के बारे में इसने क्या बोला कि यहां पर आप देखेंगे लोगों में देश प्रेम की भावना होगी, सद्भावना होगी, आपस में भाईचारा होगी, जन कल्याण होगा, है ना, जन कल्याण को ध्यान में रखकर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा। जबकि जहां अभिजात तंत्र होगा तो अभिजात तंत्र भी इट वुड बी बेस्ड ऑन मॉडरेशन, दैट इज यह संयम पर आधारित व्यवस्था होगी। तो इस तरह से शासन प्रणाली के संदर्भ में आपने देखा कि मॉन्टेस्क्यू के क्या योगदान रहे तुलनात्मक राजनीति के अंदर। दूसरी बात हमने क्या देखा कि मॉन्टेस्क्यू ने शासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शक्ति प्राथक्य का सिद्धांत दिया। हालांकि शक्ति प्राथक्य का जो सिद्धांत इसने दिया उस सिद्धांत को अनौपचारिक रूप से ब्रिटेन का एक दार्शनिक, पॉलिटिकल दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक जिसका नाम था सर जॉन लॉक, सर जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने ऑलरेडी इस तरह के विचार प्रकट कर दिए थे, लेकिन इनका जो विचार था वो कैसा था? और एक तरह से आप कह लीजिए इनफॉर्मल रूप में इन्होंने बोला था, बहुत कंक्रीट रूप में नहीं बोला था। मॉन्टेस्क्यू ने उसे कंक्रीट शेप दे दिया, यानी जॉन लॉक से 2 कदम आगे बढ़कर शक्ति प्राथक्य के बारे में इसने सुस्पष्टता जाहिर की और कहा कि शासन के 2 अंगों को कभी भी एक साथ मिला देंगे तो उसका नुकसान ही होगा, नफा नहीं होगा, समझ रहे हैं? और कहा कि चाहे कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ मिला दो, विधायिका न्यायपालिका को एक साथ मिला दो, कार्यपालिका न्यायपालिका को एक साथ मिला दो, ये सब खतरनाक साबित होंगे। और इनका खतरा किस रूप में देखा जाएगा? 2 रूपों में। पहला, नागरिक अधिकारों का हनन होने लगेगा, राज्य निरंकुश हो जाएगा, सरकारें अनकंट्रोल हो जाएंगी, समझ रहे हैं? लेकिन मॉन्टेस्क्यू के शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत की अगर आलोचना की बात की जाए तो आप क्या पाएंगे? आप यही पाएंगे कि इसने शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बेस स्टेट के रूप में, आधारभूत देश के रूप में किसको चुना? इंग्लैंड को चुना। और इंग्लैंड की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार की है जो अपने अंदर शक्ति प्राथक्य को आमंत्रित ही नहीं करती। इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था में शक्ति प्राथक्य के सिद्धांत का स्वागत नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान है वहां, और अलिखित संवैधानिक योजनाओं के अंदर शासन के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शासन के तीनों अंगों की जो एक तरह से कह सकते हैं जो उसकी पेरिफेरी है, जो उसकी परिधि है, कैसी परिधि? शासनिक प्रशासनिक दायित्वों व अधिकारों से संबंधित परिधि, वो सुस्पष्ट नहीं है। अक्सर देखा गया है विधायिका कार्यपालिका में घालमेल, विधायिका न्यायपालिका में घालमेल। घालमेल मीन्स मिक्सअप, एक तरह से सेपरेशन की बात करते हैं और वहां पर क्लियर कट सेपरेशन ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता। तो सवाल यह उठता है कि जब इस तरह की विसंगतियां हैं बावजूद इसके इन्होंने इंग्लैंड को मॉडल स्टेट के रूप में चुना अपने सिद्धांत को लेकर, अपने सिद्धांत के लिए, तो आखिर क्यों चुना? तो बाद में पता चला कि यार ये तो शक्ति प्राथक्य का सिद्धांत शासन के अंगों के स्वरूप को ऑब्जर्व करते हुए नहीं दिया है, बल्कि वहां के सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए दे दिया। क्योंकि सामाजिक संरचना साफ साफ दिखती है, 3 भागों में बटी हुई, मोनार्क के बाद अभिजात्य वर्ग और देन लोअर क्लास। और कहा कि तीनों में पृथक्करण है, इसी को इसने शासन के तीनों अंगों में पृथक्करण समझ लिया। तो मॉन्टेस्क्यू की भूल थी, कई दफा भूल बस भी
अच्छी बातें कही जा सकती है। देख रहे हैं? तो अंततोगत अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए, आइडियल रूप में तो इन्होंने इंग्लैंड को कंसिडर किया, लेकिन व्यवहारिक रूप में 1787 ईस्वी का जो अमेरिकी संविधान था, शक्ति प्रथा को लेकर सबसे सुटेबल संविधान पाया गया और इसी संविधान में सबसे पहले शक्ति प्रथा के सिद्धांत को अपनाया गया। अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारतीय संविधान में भी शक्ति प्राथक्य या शक्ति पृथक्करण, कुछ भी लिख सकते हैं, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण क्या हम करें कि हर संविधान जो लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर शक्ति प्राथक्य आपको दिखेगा, शक्ति पृथक्करण समुचित मात्रा में दिखेगा। समझ रहे हैं? अब भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण को समझना है तो किसका किसका हवाला देंगे? आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच साफ साफ सेपरेशन ऑफ पावर देखा गया। सेपरेशन ऑफ पावर, अनुच्छेद 50 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कार्यपालिका से उसकी न्यायिक शक्तियों से अलग रखा जाएगा, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण की बात स्वीकारता है भारतीय संविधान। इसके अलावा 1973 का सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 अगेन कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण की बात स्वीकारती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट अगर देखें 1996 का कनादरणवाद, कनादरणवाद बोलते हैं केस को। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में पर्याप्त स्वरूप में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है और संविधान में जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है उसे संविधान के आधारभूत ढांचे से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इनहेरेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ट्रीटेड एज द बेसिक पार्ट ऑफ और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को महसूस कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? नाउ टेक डाउन प्लीज। अब आराम से इसको लिखेंगे, लिखिए। हेडिंग डालेंगे, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मॉन्टेस्क्यू का योगदान। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में मॉन्टेस्क्यू का योगदान। और आपको बताऊं, देखिए, रुकिए थोड़ा सा। मॉन्टेस्क्यू का जो ये अप्रोच था, इसी को बोला गया तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का फॉर्मल लीगल अप्रोच। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोशल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, लीगल अप्रोच। हो सकता है कल ही की क्लास से पढ़ना शुरू कर देंगे। फॉर्मल लीगल अप्रोच, औपचारिक वैधानिक उपागम, है ना। इसी को आगे केसी वेयर सरीखे राजनीतिक दर्शन शास्त्रियों ने आगे बढ़ाया इस प्रणाली को। ओके, लिखिए, तुलनात्मक राजनीति में मॉन्टेस्क्यू का योगदान। मैकियावेली के बाद मीन्स निकोली मैकियावेली के बाद शासन प्रणालियों के विश्लेषण के क्षेत्र में
फिर से सुनिए, निकोली मैकियावेली के बाद शासन प्रणालियों के विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सबसे महत्वपूर्ण योगदान 18वीं शताब्दी के दार्शनिक, और अदर यू कैन राइट 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक, 18वीं शताब्दी के या सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ली द मॉन्टेस्क्यू का है। चार्ली द मॉन्टेस्क्यू का है। सामान्य रूप में मॉन्टेस्क्यू भी लिख सकते हैं, चार्ली द ना भी लिखे तो चार्ली द मॉन्टेस्क्यू का है। पूर्ण विराम आगे लिखेंगे सेपरेट सेंटेंस में। मॉन्टेस्क्यू के जमाने तक, मॉन्टेस्क्यू के जमाने तक यानी इसके वक्त तक, इसके समय तक, मॉन्टेस्क्यू के जमाने तक आते आते मॉन्टेस्क्यू के जमाने तक आते आते कई तरह की नई शासन प्रणालियां, कई तरह की नई शासन प्रणालियां अस्तित्व में आ चुकी थी या आ गई थी। कई तरह की नई शासन प्रणालियां अस्तित्व में आ चुकी थी जो कि आकार में बेहद बड़ी और जटिल थी, जो कि आकार में, साइज में बेहद बड़ी और जटिल थी। फुल स्टॉप। ज्ञातव्य हो पुराने नगर राज्यों के स्थान पर, पुराने नगर राज्यों के स्थान पर अब नए राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था। पुराने नगर राज्यों के स्थान पर अब नए राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉ, लिखेंगे इसको, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की मूल चेतना के अंतर्गत सन 1748 ईस्वी में सन 1748 ईस्वी में तीन प्रकार की शासन प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत किया। तीन प्रकार की शासन प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत किया
कौन कौन? रिपब्लिक, डेमोक्रेसी एंड डिस्पोटिज्म। लिखिए, 3 प्रकार की शासन प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत किया जिन्हें 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्कृष्ट और निकृष्ट। जिन्हें 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ये 3 प्रकार की शासन प्रणालियां क्रमशः, उदाहरण स्वरूप ये 3 प्रकार की शासन प्रणालियां क्रमशः गणतंत्र, राजतंत्र तथा निरंकुश तंत्र है। ये 3 प्रकार की शासन प्रणालियां क्रमशः गणतंत्र, राजतंत्र तथा निरंकुश तंत्र है। साथ ही साथ शासन प्रणालियों के 2 आधार मुख्यतः पहला उत्कृष्ट आधार तथा दूसरा निकृष्ट आधार है। उत्कृष्ट आधार तथा दूसरा निकृष्ट आधार है। उत्कृष्ट आधार तथा दूसरा निकृष्ट आधार है। उसने कहा कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली सद्गुण पर आधारित होती है। इसको टिक आउट कर लेंगे, इस सेंटेंस को, पॉइंट को। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली सद्गुण पर आधारित होती है, जबकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली सम्मान की अवधारणा पर आधारित होती है। इसको भी टिक आउट कर लेंगे, सम्मान। जबकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली सम्मान की अवधारणा पर आधारित होती है। वहीं निरंकुश तंत्र यानी डिस्पोटिज्म, वहीं निरंकुश तंत्र जो कि निकृष्ट प्रकार की शासन प्रणाली है, वही निरंकुश तंत्र जो कि निकृष्ट प्रकार की शासन प्रणाली है, भय की अवधारणा पर आधारित होती है। फियर, भय, टिक आउट कर लेंगे, भय की अवधारणा पर आधारित होती है। नोट, NOTE, नोट। मॉन्टेस्क्यू ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था के भी 2 स्वरूप बताए हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था के भी 2 स्वरूप बताए हैं। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तथा दूसरा अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तथा अरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक यानी अभिजात तंत्रात्मक गणराज्य के रूप में बांटे हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में शासन प्रणाली देश प्रेम, समानता और सर्वहित की अवधारणा पर आधारित होती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में शासन प्रणाली देश प्रेम, समानता, और सर्वहित की अवधारणा पर, सर्वहित सबका हित हो, सर्वहित की अवधारणा पर आधारित होती है। जबकि अभिजात तंत्र संयम की अवधारणा पर आधारित होता है। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज द पैराग्राफ एंड गो अहेड। चार्ली द मॉन्टेस्क्यू विशेष रूप से संविधानवाद के क्षेत्र में, चार्ली द मॉन्टेस्क्यू विशेष रूप से संविधानवाद के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो लोकतंत्र तथा विधि के शासन की संकल्पना को, जो लोकतंत्र तथा विधि के शासन की संकल्पना को साकार करती है। जो लोकतंत्र तथा विधि के शासन की संकल्पना को साकार करती है। फुल स्टॉप, देन राइट। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि मनुष्य
मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है, मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है क्योंकि वह हर जगह मनोवेगों से संचालित होता है। मनोवेग मतलब पैशन। पता चला स्कूली दिनों में जब 10वीं में होगा तो उसके दिमाग में आएगा यार 12वीं में जाएंगे, 12वीं में रहते ही पहले एनडीए की परीक्षा देंगे, एनडीए क्वालिफाई कर जाएंगे, उसी समय आईआईटी भी देंगे। थोड़े दिनों बाद उसका मिजाज बदलेगा, कहेगा कि नहीं आईआईटी देना है या मेडिकल देना है, और एमबीबीएस करके या फिर इंजीनियरिंग करके बीटेक करके फिर थोड़े दिनों बाद विचार बदल जाएगा, बोलेगा नहीं अब तो आईएएस देना है। फिर आईएएस बनने के बाद सोचेगा ऐसा नहीं करते हैं, आईआईएम चलते हैं। फिर बोलेगा चलो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चलते हैं। तो पैशन बदलते रहते हैं। इसीलिए बोलता है कि मनुष्य चंचल है, इसलिए उसके मनोवेग बदलते जाते हैं। और जब मनुष्यों के मनोवेग इतना अधिक बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी शासन प्रणाली स्थिर हो ही नहीं सकती। तो फिर शासन प्रणाली में स्थिरता लाया कैसे जाए? और इसी के लिए वो शक्ति पृथक् का सिद्धांत देता है, क्योंकि जब शासन प्रणाली स्थिर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, राज्य निरंकुश हो जाएगा। अभी आपने लिखा कि हाँ मनोवेगों से संचालित होता है, ठीक है। जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था में अक्सर निरंकुश तंत्र की स्थापना की संभावनाएं बढ़ जाती है। निरंकुश तंत्र की स्थापना की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः निरंकुश तंत्र का विकल्प तलाशना मुश्किल तो है किंतु बेहद आवश्यक भी। इसलिए निरंकुश तंत्र का विकल्प तलाशना मुश्किल तो है किंतु बेहद आवश्यक भी। फुल स्टॉप। उसका कहना है, यानी मोंटेस्क्यू का कहना है कि स्वतंत्र शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए, ध्यान रखिएगा स्वतंत्र शासन प्रणाली मतलब निरंकुश शासन प्रणाली। उसका कहना है कि स्वतंत्र शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए विलक्षण प्रतिभा, स्वतंत्र शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए विलक्षण प्रतिभा तथा निपुणता आवश्यक है। विलक्षण प्रतिभा तथा निपुणता आवश्यक है। इसके लिए यह जानना जरूरी है, इसके लिए यह ज्ञात करना जरूरी है, जानना जरूरी है कि राजनीतिक शक्तियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, कॉमा लगाएंगे, राजनीतिक शक्तियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, उन्हें नियमों के अधीन कैसे किया जाए या रखा जाए, उन्हें नियमों के अधीन कैसे रखा जाए,
तथा उन्हें कैसे नरम बनाया जाए, मॉडरेट, नरम के बगल में मॉडरेट लिख लेंगे, तथा उन्हें कैसे नरम बनाया जाए, संयमित बनाया जाए, और फिर उन्हें एक साथ सक्रिय कैसे किया जाए। अब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, और उन्हें एक साथ सक्रिय कैसे किया जाए, सक्रिय कैसे किया जाए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, चेंज द पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज का मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए पेज है, आप यहां से ऐसे लिख रहे हैं, ये आपने लिखा, अब मैं बोला कि चेंज पैराग्राफ, तो अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो लिखिए, मॉन्टेस्क्यू को तत्कालीन इंग्लैंड की शासन प्रणाली में मॉन्टेस्क्यू को तत्कालीन इंग्लैंड की शासन प्रणाली में ये सारी खूबियां दिखाई दी। मॉन्टेस्क्यू को तत्कालीन इंग्लैंड की शासन प्रणाली में ये सारी विशेषताएं दिखाई दी। अतः उसने मतलब मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड की शासन प्रणाली को आदर्श प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। अतः उसने इंग्लैंड की शासन प्रणाली को आदर्श प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम, फुल स्टॉप देकर आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम सर जॉन लॉक ने शासन के तीनों अंगों यथा के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, ऐसे, यथा मतलब जैसे, शासन के तीनों अंगों यथा कार्यपालिका, फिर कॉमा देंगे, विधायिका व न्यायपालिका की शक्तियों में अंतर प्रस्तुत किया था। कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका की शक्तियों में अंतर प्रस्तुत किया था। मॉन्टेस्क्यू एक कदम और आगे बढ़ते हुए शासन के तीनों अंगों के मध्य सख्त पृथक्करण का सिद्धांत दे डाला। मॉन्टेस्क्यू एक कदम और आगे बढ़ते हुए शासन के तीनों अंगों के मध्य सख्त पृथक्करण का सिद्धांत दे डाला। इस उद्देश्य के साथ कि राज्य को निरंकुश होने से रोका जाए, तथा लोगों के नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके,
फुल स्टॉप। अब सेपरेट सेंटेंस में लिखेंगे, उसने तर्क दिया, किसने तर्क दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। उसने तर्क दिया कि जब भी सरकार के दो अंगों की शक्तियों को, देख रहे हो, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये जब भी सरकार के दो अंगों की शक्तियों को एक साथ मिला दिया जाएगा, एक साथ मिला दिया जाएगा, तब नागरिक स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। लोप समझ रहे हैं? समाप्त, विलुप्त। तब नागरिक स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा तथा नागरिक अधिकार हाशिए पर आ जाएंगे। साथ ही साथ राज्य भी, साथ ही साथ राज्य भी निरंकुशता की राह पर, राज्य भी निरंकुशता की राह पर चल पड़ेगा। राज्य भी निरंकुशता की राह पर चल पड़ेगा और इस प्रकार राज्य की संपूर्ण अवधारणा ही खतरे में पड़ जाएगी। और इस प्रकार राज्य की संपूर्ण अवधारणा ही खतरे में पड़ जाएगी। फुल स्टॉप। फिर लिखिए, अतः यानी इसलिए, अतः मॉन्टेस्क्यू ने यह मांग की कि एक शक्ति को, यहां शक्ति के रूप में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बोला है, मांग की कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति पे रोक या अंकुश लगाना चाहिए। अतः उसने यह मांग की कि एक शक्ति को दूसरी शक्ति पे रोक या अंकुश लगाना चाहिए। क्या कंसेप्ट है इसका? पावर मस्ट चेक पावर। क्या कहा मॉन्टेस्क्यू? पावर मस्ट चेक पावर। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने, आफ्टर फुल स्टॉप टेक डाउन प्लीज, इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने सीमित शासन, इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने सीमित शासन अथवा संवैधानिक शासन के सिद्धांत की नींव रखी। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने सीमित शासन अथवा संवैधानिक शासन के सिद्धांत की नींव रखी। शासन मतलब सरकार भी बोल सकते हैं, दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, लिख लीजिए, दूसरे अर्थों में यूं कह ले कि उसने, दूसरे अर्थों में यूं कह ले कि उसने सीमित सरकार अथवा संवैधानिक सरकार की नींव रखी। याद होगा आपको, संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार करके इस पर आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में भी सवाल पूछा था। हाँ, अब पैराग्राफ चेंज करिए और एक सब हेडिंग डालिए चेंज करके, मॉन्टेस्क्यू के मत की आलोचना। मॉन्टेस्क्यू के मत की आलोचना।
मॉन्टेस्क्यू के मत की आलोचना, वही जो हम लोगों ने समझा था कि वहां की सोसाइटी का अध्ययन किया और सरकार के अंगों के सापेक्ष उसने सिद्धांत दे दिया। लिखिए, उसने इंग्लैंड के संविधान को समझने में भूल की। मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड के संविधान को समझने में भूल की, क्योंकि 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 उपर्युक्त व्यवस्थाएं यानी ऊपर जिन व्यवस्थाओं की चर्चा हम लोगों ने की है, जो लिखी है अभी, उपर्युक्त व्यवस्थाएं, है ना, क्योंकि उपर्युक्त व्यवस्थाएं इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषताएं थी ही नहीं, क्योंकि उपर्युक्त व्यवस्थाएं इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषताएं थी ही नहीं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। देखा जाए तो इंग्लैंड के संविधान के संदर्भ में, देखा जाए तो इंग्लैंड के संविधान के संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू ने सख्त पृथक्करण का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, सख्त पृथक्करण का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वह सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक सार्थक था, कॉमा, राजनीतिक दृष्टिकोण से कम, फुल स्टॉप, राजनीतिक दृष्टिकोण से कम। राजनीतिक दृष्टिकोण से कम यानी शासन के ढांचे के दृष्टिकोण से कम। इंग्लैंड में राजतंत्र व जनसाधारण के बीच, इंग्लैंड में राजतंत्र व जनसाधारण के बीच एक बेहद प्रभावशाली, इंग्लैंड में राजतंत्र व जनसाधारण के बीच एक बेहद प्रभावशाली कुलीन वर्ग हुआ करता था। हम लोग 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक बेहद कुलीन वर्ग हुआ करता था, एक बेहद प्रभावशाली कुलीन वर्ग हुआ करता था, जो अपने हितों पर, हित मतलब इंटरेस्ट, जो अपने हितों पर आंच आते देख, खतरा आते देख शासन की इच्छा का विरोध करने, शासन की इच्छा का विरोध करने या उससे तोल मोल करने में सक्षम था, या उससे तोल मोल करने में सक्षम था, समर्थ था। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में
महती भूमिका, महती मतलब इंपॉर्टेंट रोल, महती भूमिका वहां की संसद द्वारा निभाई जाती है। ब्रिटिश संसद के दो सदन, ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा। जनसाधारण के प्रतिनिधित्व के लिए, जनसाधारण के प्रतिनिधित्व के लिए कॉमन सभा विद्यमान थी। कॉमन्स लिख सकते हो ना ऐसे, कॉमन सभा, इसको अंग्रेजी में हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो जनसाधारण या जन सामान्य के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कॉमन सभा विद्यमान थी, जबकि कुलीन वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, जबकि कुलीन वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड सभा थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा थी। फुल स्टॉप। फिर लिखिए, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के इन विभिन्न वर्गों के, ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के इन विभिन्न वर्गों के बीच, मतलब राजा, कुलीन तंत्र, सामान्य तंत्र है ना, समाज के इन विभिन्न वर्गों के बीच शक्तियों के पृथक्करण को ही मॉन्टेस्क्यू ने शासन अथवा सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण समझने की भूल कर लिया या भूल कर दिया, शक्तियों का पृथक्करण समझने की भूल कर दिया। ध्यान रहे, फुल स्टॉप लेकर ध्यान रहे, मॉन्टेस्क्यू ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान शासन के तीनों अंगों की शक्तियों, अपना पूरा ध्यान शासन के तीनों अंगों की शक्तियों तथा उनके
परस्पर कानूनी संबंधों, मतलब विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में किस तरह का कानूनी संबंध है तथा उनके परस्पर कानूनी संबंधों के विश्लेषण तक सीमित रखा। परस्पर कानूनी संबंधों के विश्लेषण तक सीमित रखा। यह प्रवृत्ति तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कानूनी औपचारिक, इसी को वैधानिक औपचारिक भी बोलते हैं, कानूनी औपचारिक उपागम, लीगल फॉर्मल अप्रोच, कानूनी औपचारिक उपागम के नाम से जानी जाती है। जानी जाती है मत लिखिए, इस सेंटेंस पे थोड़ा फिर से इसको डिजाइन करिए सेंटेंस को। फिर से सेंटेंस लिखिए, यह प्रवृत्ति तुलनात्मक राजनीति के कानूनी औपचारिक उपागम के रूप में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची है ना, क्योंकि कानूनी औपचारिक उपागम का दौर तो अभी बाद में आता है ना। और कौन सी प्रवृत्ति? शक्ति पृथक्करण की। तो यह प्रवृत्ति जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, कानूनी औपचारिक उपागम के दौर में या कानूनी औपचारिक उपागम के रूप में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची। जैसे जब हम शासन प्रणालियों के लिख लीजिए, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक, या फिर जब हम शासन प्रणालियों के संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक या फिर एकात्मक व संघात्मक रूपों में अंतर प्रस्तुत करते हैं, या फिर एकात्मक व संघात्मक रूपों में अंतर प्रस्तुत करते हैं, तब हम यही अप्रोच अपनाते हैं, यानी यही उपागम अपनाते हैं। तब हम यही उपागम अपनाते हैं, लीगल फॉर्मल अप्रोच, कानूनी औपचारिक उपागम। 20वीं सदी के प्रारंभ में या पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जेम्स ब्राइस तथा केसी वेयर ने इस उपागम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। Is it okay? This is all about the contribution made by
चार्ली द मॉन्टेस्क्यू इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में चार्ली द मॉन्टेस्क्यू का योगदान। क्लियर है? यस। तो अब हम लोग तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न अलग अलग जो उपागम है, लाइक लीगल फॉर्मल अप्रोच, है ना, सोशल अप्रोच, तुलनात्मक राजनीति का इकोनॉमिक अप्रोच, आर्थिक उपागम वगैरह वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच।